नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमने उत्तराखंड जीके जीएस की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके जीएस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न किस टॉपिक से बन सकते हैं। आजकल दोस्तों एग्जामिनर ने एक नया पैटर्न अपनाया है और उसी पैटर्न पर आधारित हमारे सभी प्रश्न रहने वाले हैं और हर एक प्रश्न को दोस्तों हम अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट व्लॉग अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट व्लॉग अभियान ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा 11 मई 2023 को शुरू किया गया था, तो ये आपका सही बन जाएगा। दूसरा कथन है कि प्रथम चरण में यह अभियान चंपावत जनपद के 137 स्कूलों से शुरू किया गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक अभियान ये चंपावत से शुरू हुआ था, तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की शुरुआत 12 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पौड़ी में गडोलिया मैदान से की गई थी, तो सही है। दोस्तों, जो आपकी मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना है, इसकी शुरुआत 12 मई 2023 को की गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा और पौड़ी गढ़वालसी से शुरू किया था। अगला कथन है कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को रसोई धुएं से मुक्त करना है, तो ये भी सही है। अगला है कि इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार को वर्ष में 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा प्रदान की जाएगी, तो ये भी आपका सही है। इस योजना की नोडल एजेंसी राज्य का खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय है, तो ये भी आपका सही है। और पांचवा कथन है कि इस योजना को वर्ष 2027 तक राज्य सरकार के द्वारा विस्तारित कर दिया गया है, तो ये भी सही है। तो पांचों ही दोस्तों कथन हमारे सही थे अंत्योदय गैस रिफिल योजना से संबंधित। ठीक है, तो इसमें सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। पहला कथन है कि राज्य सरकार द्वारा होप पोर्टल की शुरुआत 13 मई 2020 को की गई थी, सही बात है। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा होप पोर्टल की शुरुआत जो की गई है 13 मई 2020 को की गई थी। नेक्स्ट है कि राज्य रोजगार प्रयाग पोर्टल ये 10 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। अगला है कि आशा संगनी ऐप एवं पोर्टल नवंबर 2022 को शुरू हुआ था, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रोथ सेंटर योजना ये 2023 में शुरू हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, ग्रोथ सेंटर योजना ये 2018 में शुरू हुई थी, ना कि 2023 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पर्वत शिखर दिए हैं और सूची 2 में दोस्तों उनकी ऊंचाई मीटर में दी गई है। पहला पर्वत है नंदा देवी पश्चिमी, तो नंदा देवी पश्चिमी ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 78-17। ठीक है, माड़ा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो माड़ा पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 7272 72। ठीक है, कामेट की ऊंचाई है दोस्तों 7756। जो कामेट पर्वत है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। बद्रीनाथ की ऊंचाई है 7140। ठीक है, तो इसका जो कूट बनेगा ये आपका बन जाएगा 3214 ये ऑप्शन डी में दिया है और ऑप्शन डी हमारा सही आंसर बन जाएगा। ये जो पर्वत हैं ये सभी दोस्तों आपके चमोली जनपद में ही स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य पर्वत हैं हमारे, जैसे श्रीकंठ पर्वत इसकी ऊंचाई 6728 मीटर है। 6728 में से 1 मीटर कम कर दें मतलब 6727, तो ये दोस्तों हाथी पर्वत की ऊंचाई बन जाएगी। गंगोत्री पर्वत की ऊंचाई है 6672 मीटर। बंदरपूछ पर्वत इसकी ऊंचाई है 6320 मीटर। यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई है 6400 मीटर। कामेट पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 7756। माड़ा चोटी की ऊंचाई है 7272। सतोपंथ पर्वत की ऊंचाई है 7084। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 7120 मीटर।
पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 6904। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यमुना नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। देखिए यमुना नदी के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला है, इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। तो सही बात है दोस्तों, जो यमुना नदी है इसका जो उद्गम होता है ये आपका यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ पर्वत से होता है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है कि यमुना नदी का जल प्रवाह उत्तराखंड में सर्वाधिक है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए यमुना नदी का जल प्रवाह उत्तराखंड में सर्वाधिक नहीं है, बल्कि अलकनंदा नदी का जल प्रवाह सबसे अधिक है। इसे कालिंदजा एवं कालिंदी नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। यमुना नदी को कालिंदजा और कालिंदी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि यह देहरादून के धालीपुर से राज्य से बाहर हो जाती है। तो ये भी करेक्ट है। इसमें जो सही आंसर बन जाएगा ये दोस्तों आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है। देखिए जो यमुना नदी है तो इसको हम विस्तार से जान लेते हैं, जिससे आपका जो यमुना नदी तंत्र है तो वह कंप्लीट हो जाए। देखिए अलकनंदा नदी का जल प्रवाह उत्तराखंड में सर्वाधिक है। यह हमारा नोट था, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन था कि यमुना नदी का जल प्रवाह सबसे अधिक था। ठीक है, जो कि गलत है। यमुना नदी महान हिमालय के बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा स्थान से निकलती है। यह राज्य की पश्चिमी सीमा बनाती है। तो उत्तराखंड राज्य की जो पश्चिमी प्राकृतिक सीमा बनाती है तो वह आपकी यमुना नदी बनाती है। बंदरपूछ पर्वत के अंतर्गत दोस्तों 3 शिखर आते हैं, जिसमें पहला है यमुनोत्री कांठा, जिसकी ऊंचाई है 6400 मीटर। श्रीकंठ पर्वत, इसकी ऊंचाई है 6728 मीटर। बंदरपूछ शिखर, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 6320। कहीं कहीं पर दोस्तों 6350 भी इसकी ऊंचाई आती है। ठीक है। पुराणों में यमुना को सूर्य की पुत्री, यम की बहन, कृष्ण की पटरानी बताया गया है। एवं यमुना नदी का अन्य नाम दोस्तों कालिंदी भी आता है और कालिंदी जा भी आता है। यमुना नदी का जो उद्गम होता है तो ये दोस्तों आपका गर्म जल कुंड से माना जाता है। ठीक है। यमुना नदी का राज्य में जो कुल लंबाई है तो ये आपकी 136 किलोमीटर है। जबकि दोस्तों पूरे भारत में यमुना नदी की जो लंबाई है तो ये है दोस्तों 1384 या फिर 1376 किलोमीटर। कहीं कहीं पर दोस्तों 76 भी इसका आता है और कहीं पर दोस्तों 84 भी आता है। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड में तो इसकी लंबाई है 136 किलोमीटर। ठीक है। और पूरी जो प्रयागराज में ये गंगा में जाकर मिलती है, वहाँ तक इसकी लंबाई है 1384 किलोमीटर। यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें है दोस्तों हनुमान गंगा, बनाड़गाड़ गंगा और कमलगाड़ गंगा, खतनुगाड़, बरनीगाड़, अलगाड़, भद्रीगाड़, मुगरागाड़, गडोलीगाड़ आदि। ये सभी जो हैं ये आपकी दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना एवं रिखनाड़ नदी का जो संगम होता है ये लाखा मंडल में होता है, याद रखिएगा। ठीक है। यमुना एवं हनुमान गंगा का जो संगम होता है ये उत्तरकाशी के खरसाली के समीप होता है। पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान माना जाता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है। मोड़ मेले के लिए प्रसिद्ध जो अलगाड़ नदी है ये यमुना के विकास नगर मार्ग पर पड़ने वाले यमुना पुल के पास मिल जाती है। तो याद रखिएगा कि जो मोड़ मेला है ये आपका अलगाड़ नदी में मनाया जाता है। इसमें दोस्तों मछली पकड़ने की एक प्रथा होती है। ठीक है। और टिमरू की जो पत्तियां होती हैं उसका पाउडर बनाकर मछलियों को बेहोश करके दोस्तों पकड़ा जाता है। राज्य के अंदर यमुना नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है तो वह आपकी टोंस नदी है, जिसकी लंबाई है 148 किलोमीटर। ठीक है। टोंस के बाद देहरादून के रामपुर मंडी के पास आसन नदी मिलती है यमुना में, याद रखिएगा। और जो आसन नदी है, आसन नदी पर ही आपका आसन बैराज बनाया गया है, जो कि 1967 में बनाया गया था। ठीक है। और इस आसन बैराज को उत्तराखंड का पहला रामसर साइट भी घोषित किया गया था 21 अक्टूबर 2020 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत युवा उद्यमी 25 किलोवाट सोलर विद्युत प्लांट स्थापित कर सकता है। तो सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पीएम सूर्य घर योजना 15 फरवरी 2024 को लागू हुई, ये भी सही है। तीसरा कथन है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपनी ऊर्जा
ज़रूरतों के लिए अमेरिकी कंपनी मैकेंजी से अनुबंध किया गया, तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए किस देश के साथ में अनुबंध किया गया है। तो दोस्तों अमेरिका की एक कंपनी है मैकेंजी, उसके साथ में अनुबंध किया गया है। हमें इसमें बताना था कि गलत विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों तीनों ही कथन हमारे सही थे, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दोस्तों परियोजना दी है, सूची 2 में नदियां दी हैं। पहली जो परियोजना है तो दुनाब जल विद्युत परियोजना, तो ये आपकी नयार नदी पर स्थित है, तो पहले का 3 हो जाएगा। राजभक्ति जल विद्युत परियोजना, ये दोस्तों आपकी मंदाकिनी नदी पर ही स्थित है, तो 2 का 2 हो जाएगा। फिर है मनेरी झेलम परियोजना, तो ये दोस्तों आपकी आती है धौली गंगा पर। फिर नेक्स्ट है कि फाटाव्यूंग परियोजना, तो ये मंदाकिनी पर स्थित है। तो इसमें जो आपका सही कूट बनेगा तो ये बन जाएगा 3, 2, 1, 4, मतलब 32-14। तो 32-14 ये ऑप्शन बी में दिया है और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज को शुरू करने का जो एक मेन मोटिव है तो ये है कि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सके, आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, ठीक है। और इस क्लास के माध्यम से आपको अच्छा एक रिवीजन भी मिल सकता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर हमारी सीरीज से जुड़िएगा। हमने इसका एक पहले प्रैक्टिस सेट कर लिया है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बात आई थी उत्तराखंड की विद्युत परियोजनाओं की, ठीक है। तो विभिन्न उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं हैं, हर एक जनपद में दोस्तों परियोजना देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहली है दोस्तों मनेरी भाली परियोजना फेज 1, जो कि 1983 से कार्यरत है। ये UJVNL के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर ही दोस्तों आपका तिलोत बांध भी है जो कि 90 मेगावाट का है। तो याद रखिएगा कि मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। मनेरी भाली परियोजना फेज 2 ये भी आपकी भागीरथी नदी पर ही स्थित है। पाला मनेरी, तो ये भी आपकी भागीरथी पर आती है। देखिए मनेरी करके जो भी आपकी परियोजना है ये आपकी भागीरथी पर ही आती हैं। आराकोट ट्यूनी परियोजना ये टोन्स नदी पर स्थित है। जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना ये सुपिन नदी पर स्थित है। लिमचीगार जल विद्युत परियोजना ये आपकी आती है भागीरथी नदी पर, याद रखें। नेटबार मोरी जल विद्युत परियोजना, तो ये है दोस्तों आपकी टोन्स पर, ठीक है। लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना ये भटवाड़ी भागीरथी नदी पर स्थित है, भटवाड़ी उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर स्थित है। करमोली जल विद्युत परियोजना, तो ये आपकी जाड़गंगा नदी पर स्थित है। और एक है दोस्तों पीपल या फिर पिलंगगाड़ परियोजना, तो ये आपकी उत्तरकाशी में ही आती है, याद रखिएगा। तो ये उत्तरकाशी की आपकी महत्वपूर्ण परियोजना थी, याद रखिएगा। ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी दोस्तों पूछी जाती रहेंगी, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों पौड़ी जनपद की परियोजनाएं। देखिए रामगंगा परियोजना या फिर कालागढ़ परियोजना, तो ये कहाँ पर है, ये आपकी रामगंगा नदी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 128 मीटर है। दुनाब जल विद्युत परियोजना ये नयार नदी पर स्थित है। उतियासू बांध परियोजना ये अलकनंदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना ये भी आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है, ठीक है। उतियासू याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे दोस्तों टिहरी जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, जैसे कोटली भेल ये आपकी गंगा पर स्थित है। कोटेश्वर बांध ये आपका भागीरथी पर बना है। लंगरासू जल विद्युत परियोजना ये अलगाड़ नदी पर बना है। अलगाड़ नदी हमने पीछे भी पढ़ी थी। अलगाड़ नदी में ही दोस्तों आपका मोड़ मेला लगता है जिसमें मछली पकड़ने की प्रथा है। अब देखेंगे दोस्तों चमोली जनपद की प्रमुख परियोजनाएं। पहली है राजभक्ति, ये आपके नंदाकिनी नदी पर स्थित है। विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना ये आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। उर्गम परियोजना कल्प गंगा पर है। तपोवन विष्णुगाड़ ये पश्चिमी धौली गंगा पर आती है, ठीक है। देखिए जो आपकी धौली गंगा है इसी को विष्णुगाड़ नदी के नाम से भी जानते हैं, तो इस प्रकार भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। झेलम तमक जल विद्युत परियोजना ये भी आपकी धौली गंगा पर है। मलेरी झेलम ये भी धौली गंगा पर। और लाटा तपोवन ये भी दोस्तों धौली गंगा पर स्थित है। गोहनाताल
जल विद्युत परियोजना ये बीरी गंगा पर है, याद रखिएगा। मेलखेत डैम ये आपकी पिंडर नदी पर है। और बगोली डैम या और आता है दोस्तों पंडोली डैम, तो ये भी आपका पिंडर नदी पर ही आता है। नंदप्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना ये आपकी अलकनंदा पर स्थित है। देवसारी जल विद्युत परियोजना ये आपकी पिंडर पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये सभी आपकी चमोली जनपद की जल विद्युत परियोजनाएं थी जो कि पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखेंगे दोस्तों रुद्रप्रयाग की जल विद्युत परियोजनाएं। पहली है सोनप्रयाग, ये आपकी बासुकी मंदाकिनी नदी पर स्थित है। सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना ये आपकी मंदाकिनी में स्थित है। गौरी कुंड ये आपका मंदाकिनी नदी पर। और फाटाव्यूंग ये दोस्तों आपका मंदाकिनी पर ही स्थित है। रामवाड़ा बाजार दोस्तों हमने पढ़ा था कि जब 2013 में मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी तो उस समय इस पूरे बाजार का अस्तित्व मिट गया था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है, याद रखें। काली गंगा प्रथम, तो ये भी आपकी रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। देहरादून की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, तो पहली है ढकरानी परियोजना, यमुना नदी पर स्थित है। ढालीपुर ये भी यमुना पर। और छिबरो ये दोस्तों टोंस पर स्थित है। खोदरी परियोजना ये आपकी यमुना पर स्थित है, याद रखिएगा। कुल्हाल जल विद्युत परियोजना ये भी यमुना पर। व्यासी जल विद्युत परियोजना ये भी दोस्तों यमुना पर ही स्थित है। ठीक है, जो व्यासी जल विद्युत परियोजना है यह आपकी लोहारी गांव में आती है। ठीक है, इचारी बांध ये टोंस नदी पर बना है जिसका जल छिपरो एवं खोदरी पावर स्टेशन को जाता है। पिथौरागढ़ की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, तो पहली है दोस्तों कालिका दंतु, ये आपकी काली नदी पर ही स्थित है। सेराघाट ये सरयू पर आती है। और सुरिनगाड़ तो ये आपकी सुरिन नदी पर आती है। देखिए जैसे सेराघाट है तो ये सरयू पर है। कहीं कहीं पर दोस्तों आपको बागेश्वर में भी ये जो बांध है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ की जो बाउंड्री है वहाँ पर ही दोस्तों ये सेराघाट बांध बना है। छिरकिला बांध ये धारचूला में स्थित है और पूर्वी धौली गंगा पर बना है। चुंगर चाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूर्वी धौली गंगा पर ही है। तालेश्वर परियोजना ये पिथौरागढ़ में स्थित है। बोकांग वेलिंग ये दोस्तों आपकी धौली गंगा पर है। खरतौली ये भी आपकी गौरी गंगा पर है। मपंग ये भी दोस्तों गौरी गंगा पर स्थित है। और उर्थिंग सोवला ये पश्चिमी धौली गंगा पर आती है। सिरकारी व्यूल ये आती है दोस्तों आपकी गौरी गंगा पर, याद रखिएगा। तो ये सभी आपकी पिथौरागढ़ की जल विद्युत परियोजनाएं थी, याद रखें। अब देख लेंगे दोस्तों हम उधम सिंह नगर की थोड़ी सी ही परियोजनाएं हैं। ठीक है, खटीमा तो शारदा नदी पर है। लोहिया हेड ये भी शारदा पर। तुमड़िया डैम ये दोस्तों फीका नदी पर है काशीपुर में। ठीक है, हरिपुरा डैम ये बाकरा नदी पर है जिसे हम बोर जलाशय के नाम से भी जानते हैं। बेगुल डैम ये बेगुल या फिर सुखली नदी पर स्थित है सितारगंज में। बोर डैम ये बोर नदी पर बना है। धोरा बांध ये किच्छा नदी पर बना है। ठीक है, अब आती हैं दोस्तों हरिद्वार की। तो हरिद्वार में एक पथरी परियोजना आती है और एक दोस्तों मोहम्मदपुर, दोनों ही दोस्तों गंगा नदी पर ही बनी हैं। तो ये आपकी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी। हमने दोस्तों पूरी महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं उनको यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सी परियोजना कहाँ पर बनी है, किस नदी पर बनी है। ठीक है, और किस जिले में है। आपसे मेगावाट तो कभी कभार पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आपको खासकर याद रखना है कि किस स्थान पर है और दोस्तों किस नदी पर बनी है। आगे बढ़ेंगे कि सिलक्यारा सुरंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों कि इस सुरंग का निर्माण कार्य जुलाई 2018 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों सही बात है, 2018 में इसका कार्य शुरू हुआ था। इस सुरंग में 12 नवंबर 2023 को भूस्खलन हुआ था जिसमें 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे थे। और दोस्तों 28 नवंबर को बाहर निकाले गए थे, ये याद रखिएगा। और इसी दिन दोस्तों आपदा दिवस भी मनाते हैं। सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शांतुन सरकार को बनाया गया। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखें। तो इसमें तीनों ही कथन हमारे सही हैं। यहाँ पर बताना था कि कौन से विकल्प आपका सही है, तो इसमें सभी सही हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए जो आपकी ये सिलक्यारा सुरंग है इसकी लंबाई आएगी 4.531 किलोमीटर, जिसका निर्माण कार्य जुलाई 2018 में शुरू हुआ था।
ठीक है। सुरंग जो सुरंग आती है, सुरंग का महत्व क्या है? तो दोस्तों ये जो सुरंग है ये आपकी गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ती है, ठीक है। और ये सुरंग दोस्तों आपकी NH 134 पर बनी है। सिलक्यारा सुरंग पर आधारित जो आपकी पुस्तक है एक वो 17 दिन, इसके लेखक आते हैं राजीव रंजन सिंह, और ये पुस्तक दोस्तों आपकी पूछी जा चुकी है। इसके अलावा दोस्तों इस आपदा पर बनी प्रमुख पुस्तकें हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे द प्रोमिस ये ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिस्क के द्वारा लिखित पुस्तक है, ठीक है। और ऑपरेशन जिंदगी के नाम से प्रसिद्ध सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू मिशन पर आधारित है। क्वेश्चन बन जाएगा कि सिलक्यारा सुरंग में राहत बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन जिंदगी। ऑपरेशन सिलक्यारा द 17 डेज रेस्क्यू मिशन, इस पुस्तक के लेखक हैं शरद कुमार त्रिपाठी, ठीक है। और अगली पुस्तक है द ट्रम्प ऑफ सिलक्यारा, पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत। देखिए ये सुरंग जो है ये यमुनोत्री हाईवे में निर्माणाधीन सुरंग है, ठीक है, जो कि सिलक्यारा और बड़कोट को जोड़ती है। 12 नवंबर 2023 को इसमें भूधसाव हुआ था, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे थे। उनके ऑपरेशन के लिए दोस्तों ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था, ठीक है। इस सुरंग में बचाव कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ली गई थी। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया मूल के एक सुरंग विशेषज्ञ आए थे जिनका नाम है अर्नोल्ड डिस्क, ठीक है। फरवरी 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी थी, ठीक है। और इस सुरंग को दोस्तों सिलक्यारा वेंड बड़कोट सुरंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस सुरंग को जो बनाने वाली कंपनी है तो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के अध्यक्ष हमने देख लिए हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपकी सिलक्यारा सुरंग है और सिलक्यारा सुरंग से संबंधित हमने इस छोटे से टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊं क्षेत्र की किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए धान का कटोरा बोला जाता है दोस्तों कोसी नदी घाटी को। जो सोमेश्वर घाटी है, सोमेश्वर घाटी में कोसी नदी बहती है और उसी क्षेत्र को दोस्तों धान का कटोरा बोला जाता है। देखिए कोसी नदी जो है इसे पुराणों में कोसी की या फिर कोसीला नाम से जाना जाता है। कोसी नदी कोसानी के पास धार पानीधार से निकलती है और अल्मोड़ा नैनीताल उधमसिंह नगर होते हुए 168 किलोमीटर बहने के बाद सुल्तानपुर में राज्य से बाहर हो जाती है। कोसी रामनगर के बाद मैदान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के रामपुर में पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। तो दोस्तों कोसी नदी किसकी सहायक है? तो रामगंगा की सहायक है। और कोसी नदी के सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा बोला जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि धान का कटोरा किस घाटी को बोला जाता है? तो दोस्तों सोमेश्वर घाटी को, ठीक है। देखिए जो आपकी कोसी नदी है तो कोसी नदी की एक सहायक नदी है स्याल नदी, और स्याल नदी के तट पर ही दोस्तों आपकी लाखू गुफा है, ठीक है। और ये स्याल नदी चोसिला या फिर चोपड़ा नामक स्थान पर कोसी में मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों कालराऊ नदी और सरोद नदी ये भी कोसी की सहायक नदी है। सुमालीगाड़ और दोस्तों मिनोलगाड़, देवगाड़ ये तीनों कोसी की ही सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में पशुपालन संबंधी संस्थाओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कुट के माध्यम से सही सुमेलित कीजिए। देखिए पहला है कि राज्य में चारा बैंक की स्थापना, तो चारा बैंक की स्थापना ये पंतनगर व पशुलोक में की गई। राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट ये आपका रुद्रपुर उधमसिंह नगर में बनाया गया। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र ये आपका नैनीताल हल्द्वानी में है। और राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र ये आपका दोस्तों कापड़ाधार टिहरी में है, ठीक है। इसका जो सही आंसर बनेगा तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स 3 4 2 1 मतलब 34 21। तो 34 21 ऑप्शन ए में दिया है और ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन जाएगा। फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में पोल्ट्री वैली परियोजना से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली परियोजना है कि इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन को रोकना है।
तो दोनों ही सही हैं। अगला है कि सहकारिता विभाग व पशुपालन विभाग की संयुक्त योजना के रूप में पोल्ट्री किसानों को मुफ्त में फार्म हेतु ब्याज मुफ्त ऋण एवं चूजे उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये भी आपका सही है। देखिए ऐसे ही आपकी योजना पूछी गई थी जो आपका वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा इस योजना के तहत चक्राता देहरादून में पहला पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया था। तो ये भी सही है। तो चारों ही आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर बन जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा था कि कुट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करें, तो गलत तो कोई नहीं है, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला है दोस्तों कि कुमाऊं की चित्रकला। तो कुमाऊं की चित्रकला ये पुस्तक है दोस्तों यशोधर मठपाल की। अगला है कि कीड़ा पथ उत्तराखंड, ये राजेश मोहन उप्रेती की पुस्तक है। हिमालय के खस, ये दोस्तों आपकी आती है डी शर्मा की, आचार्य धर्मानंद की पुस्तक नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। हिमालय का इतिहास, ये मदन चंद्र भट्ट की पुस्तक आती है। आपको कमेंट में बताना है कि कुमाऊं का इतिहास किसकी पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए जो डी शर्मा है, तो डी शर्मा की पुस्तक है हिमालय के खस। मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद जो किया है ये आपका आचार्य धर्मानंद ने किया है, ठीक है, धर्मानंद जमलोकी ने। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दोस्तों पत्र पत्रिका दी हैं और सूची 2 में उनके स्थापना दी हैं। जैसे पुरुषार्थ एक आपकी मासिक पत्रिका है जो कि 1917 में प्रकाशित हुई थी। विशाल कीर्ति ये भी आपकी साप्ताहिक पत्रिका है जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी। गढ़वाल हितैषी पाक्षिक पत्रिका, तो ये कब निकली थी? तो ये निकली थी दोस्तों आपकी 1930 में, ठीक है। और उत्तर भारत ये भी साप्ताहिक है, तो ये भी दोस्तों 1936 में निकली थी। तो याद रखिएगा, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, मतलब ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आपके कुछ कथन दिए हैं और सूची 2 में उनकी स्थापना दी हैं। तो पहला है कि बेनाप भूमि संरक्षित वन घोषित, तो ये कब किए गए थे? तो 1893 में किए गए थे, ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपका कि चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 1890 में, ठीक है। फिर आपका आता है वन पंचायतों का गठन, ये 1931 में किया गया था। और साल के वनों की कटाई पर प्रतिबंध, ये दोस्तों आपका 1826 में किया गया था ट्रेल के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो कूट बन जाएगा इसका बनेगा 4-2-3 4-3-2-1 4-3-2-1, ये दिया है आपका ऑप्शन बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी रैमजे के द्वारा किस वर्ष वनों के संरक्षण के लिए वन बंदोबस्त किए गए? तो देखिए हेनरी रैमजे के द्वारा वनों के लिए जो संरक्षण किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों आपका 1861 में। तो 1861 में वनों के संरक्षण के लिए वन बंदोबस्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है, यहाँ पर वन बंदोबस्त बोला है, ठीक है। तो 1861 में किया गया था दोस्तों। और 1858 में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था रैमजे ने। रैमजे का सबसे लंबा कार्यकाल आता है 1856 से लेकर 1884 तक दोस्तों इसका कार्यकाल रहता है। इसके बाद में फिशर, और फिशर के बाद में दोस्तों H.G. रोज बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष संरक्षित वनों को बंद सिविल वन एवं खुले सिविल वन 2 भागों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था दोस्तों आपका 1903 में, 5 अप्रैल 1903 को बांटा गया था, याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न में दोस्तों आजकल बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखने में इजी लगेगा, पढ़ा हुआ लगेगा, पर दोस्तों जब हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखें, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे और बताना है, यह आपका होमवर्क रहेगा कि 1854 ईस्वी में हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना था? ऊपर आपको बता भी दिया है कि रैमजे के बाद में कौन कुमाऊं कमिश्नर बना था,
ठीक है। और उसके बाद में फिर एच.जी. रोस बनता है। एच.जी. रोस के समय ही दोस्तों आपकी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1885 में। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने दोस्तों उत्तराखंड के नए पैटर्न पर आधारित विभिन्न प्रश्नों को देखा, उनके एक्सप्लेनेशन को देखा, पूरे हमने छोटे छोटे टॉपिक भी कंप्लीट किए। तो आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है उसको भी आप जरूर देख लें, उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।